न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार हो रहा था। बगल में सलवार कमीज पहने एक 30-35 साल की मोहतरमा आके बैठ गईं। कपड़ों और हाव भाव से अपनेपन का एहसास हुआ तो मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराहट मिली तो बातचीत शुरू हो गई। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? जवाब मिला, कराची। अच्छा, मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप दिल्ली से हैं? उसने पूछा। हाँ, दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, पर हम लोग हैं यूपी से, मैंने कहा। अरे, आप यूपी से हैं? मेरे घर वाले भी यूपी से ही कराची आए थे, वो बोली। यूपी में कहाँ? मैंने पूछा। जवाब मिला, बदायूं। बदायूं का नाम सुना तो चेहरे पर हल्की हंसी और दिल में ढेर सारी यादें उमड़ आईं। बदायूं मेरा ननिहाल है, मेरी माँ का मायका। नाना नानी तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। उस बदायूं के घर में बेशुमार प्यार करने वाला मेरे मामा मामी का परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदार रहते थे। उन दिनों वेकेशन पर जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। छुट्टियां नानी और दादी के यहाँ ही गुजारी जाती थीं। बचपन में मेरा भाई और मैं जून के महीने में अपनी माँ के साथ हर साल बदायूं जाते थे। हमें वहाँ जाने की जल्दी होती और बदायूं में हमारे आने का इंतज़ार होता। सुबह सुबह शुरू होने वाला यूपी रोडवेज की बस का वो सफ़र मुझे बखूबी याद है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर रेंगती बस का वो 8 घंटे का ना ख़त्म होने वाला सफ़र। उत्तर प्रदेश के वो छोटे छोटे शहर गजरौला, संबल, बिसौली, उज्जैनी, चंदौसी और आखिर में बदायूं। बदायूं यूपी का एक साधारण सा शहर है। मशहूर गीतकार शकील बदायूनी वहीं के थे और किसी ज़माने में यह छोटा सा शहर रज़िया सुल्तान की सल्तनत की राजधानी होता था। जो बदायूं से परिचित हैं उनके दिमाग में कुछ ऐसे नज़ारे होंगे। मक्खी मच्छर, टूटी सड़कें, रिक्शों और ठेलों के अंबार, घंटाघर, छोटी छोटी दुकानें और उनके ऊपर लगे उनके नामों के बोर्ड। सियाराम हलवाई और चाट, सस्ता कपड़ा भंडार, रिजवान हेयर कटिंग सैलून, ठेका देसी शराब, हकीम अजमल खान, बब्बन टेलर्स, आशु इलेक्ट्रिकल्स इत्यादि। देश की आज़ादी की असली फल तो बदायूं की गायों और सुअरों को मिला, जो बिना टोक मदमस्त शहर की सड़कों पर घूमा करते। शहर के बीचों बीच था गांधी मैदान और उसके बगल में था हमारे मामा का घर। मुझे उस घर का पोस्टल एड्रेस याद नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस इतना याद है कि हम बस से उतरते, रिक्शे वाले को कहते कि जज साहब की कोठी ले चलो और वह बिना कुछ बूझे पूछे हमें वहाँ ले जाता। उस शहर में मेरे नाना और मामा का नाम ही काफ़ी था, जज साहब और पप्पू भैया। हम बच्चों को ना टूटी सड़कें दिखती थीं और ना मक्खी मच्छर और गर्मी का एहसास होता था। हमारे लिए तो बदायूं स्वर्ग से कम नहीं था। गर्मी की दोपहर में कसकते पंखे के नीचे वो व्यापार का गेम, ताश में कोट पीस और ब्लफ, लूडो, सांप सीढ़ी, शाम को बाहर स्टापू, ऊंच नीच और पाती भौंका खेल, ऋतु, राजू, सोनी मोनी दी, खेमकरन, कल्लू और बबलू का साथ, मैंगो शेक, चाट और बदायूं के मशहूर पेड़े, बाग के आम, रस की खीर, रबड़ी और चाय, रस्क। बदायूं स्वर्ग था। बदायूं में एक बड़ी दिलचस्प चीज से परिचय हुआ, पानदान, पान रखने का डब्बा। पान सब खाते थे और जिंदगी पानदान के इर्द गिर्द ही मंडराती। हर कोई आता जाता उस पानदान का पान जरूर खाता। पीतल का सुंदर सुनहरा गोल डब्बा जिसके आगे एक लंबी सी अरली होती थी। अरली खोलो तो अंदर एक गोल तश्तरी और तश्तरी के ऊपर गीले मलमल के कपड़े में लिपटे पान के पत्ते। तश्तरी के नीचे कई सारे छोटे डब्बे जिनमें रखे होते थे पान के मसाले, कत्था, चूना, सुपारी और उसे काटने वाला पीतल का सरौता, तंबाकू, इलायची, गुलूकंद और कभी कभी सौंफ और लौंग। जब पानदान से तारुफ हुआ तो कई जुड़ी बातें भी पता चली। पान को खाते हुए बोलने को गुड़गुड़ाना कहते हैं। पान सटका नहीं जाता बल्कि चबाकर थूक दिया जाता है और उस थूकने को पीकना कहते हैं। नफीस लोग ऐसे पीकते हैं कि ना कपड़े गंदे होते हैं और ना ही दीवारें, पीक सीधे नाली में जाती है। पान का पत्ता कई किस्मों में आता है, मगही, बनारसी, कलकत्ता, देसी। बनाए हुए पान की भी कई किस्में हैं, सादा, मीठा, जर्दे वाला एक्सेट्रा। तंबाकू को जर्दा कहते हैं और असर के हिसाब से उसके नंबर होते हैं।
बना हुआ पान गिलौरी कहलाता है और गिलौरी को मुंह के कोने में दांतों तले दबाकर चबाया जाता है। हर छोटे शहर की तरह बदायूं में जिंदगी की रफ्तार धीमी थी पर आनंद भरी। कोई पब या मॉल नहीं था, पर घर में लोग बागों का खूब आना जाना था। रौनक थी और बच्चों, जवानों और बूढ़ों के बीच में खूब बातचीत और मजाक। प्रिवेसी क्या होती है हमें नहीं पता था। आधी रात तक हम मामा मामी के कमरे में लूडो खेलते और फिर सुबह सुबह चाय रस के साथ फिर वहां पहुंच जाते। खाना कभी राकेश मामी के यहाँ तो कभी कृष्णा मामी के यहाँ। अंकल आंटी या कजिन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बदायूं का हर परिचित या तो मामा मामी, मौसा मौसी, जीजी, भैया, दीदी या भाई साहब होता था। हर चीज में सबका हिस्सा और सबके हिस्से की हर चीज। मामा पॉलिटिक्स में थे तो गांव के लोग उनसे मिलने आते। कई बार इन मुलाकातों के बातचीत के किस्से बड़े मजेदार होते। एक बार गांव के एक परिचित मामा से मिलने आए। पप्पू भैया हमें बचाए लो, हमें पुलिस पकड़ के ले गई, बड़ी मुश्किल से जमानत मिली है। मामा बोले, का भाव? परिचित बोला, भैया 2 महीना पहले हमारे चचा हम मर गए और मरने से पहले हमारे नाम जमीन कर गए। अच्छा, तो फिर पुलिस काहे पकड़ ले गई तुम्हें? हमारे खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर दो है भैया, ये देखो हमारे पास तो सारे कागज पत्तर हैं, फिर भी हमें पकड़ के ले गए। मामा बोले, अच्छा कागज दिखाओ। स्टैम्प पेपर के ऊपर चाचा की फोटो लगी हुई थी। फोटो में चाचा की आंखें तो बंद थी पर उनका मुंह खुला हुआ था। धोखाधड़ी साफ जाहिर थी। परिचित ने चाचा के मरने के बाद स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे और मरे हुए चाचा की फोटो लगा दी थी। मामा गुस्से में बोले, जे तुमने कहा कर दो राम खिलावन, जो अगली बार कोई चचा ताऊ तुम्हारे नाम जमीन करे तो ये जरूर देख लेना कि फोटो में आंख तो हो खुली और मुंह हो बंद। इस किस्से का जिक्र मामा अक्सर करते हैं और हर बार की तरह हम खूब हंसते हैं। बदायूं गए हुए सालों हो गए, पर बचपन की वो यादें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ताज़ा हो गईं।